Okay, please mark your presenting. Okay, is my screen visible to you? My screen is visible. Okay, let's start. Once again, I'm extremely sorry. I forgot to post the link before in the morning. I'm extremely sorry for that. So let's continue. Here is your lesson number 15, some natural phenomena. In class 7 you read about wind, storm and cyclones. इनके बारे में आपने सीखा है, right? So cyclones can cause a lot of damage to human life and properties. And also we have learned that कि इन सारे जो भी डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनन है उनसे हम कुछ तौर पर बच सकते हैं. लाइक वी कैन सेव अवर सेल्फ, वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनन. Yes. So, in this lesson, two other destructive natural phenomena we are going to learn. These are lightning and earthquakes. Yes, you must be having an idea about the same. I think in your fifth standard, you had a lesson regarding earthquake. Yes, earthquake के regarding it lesson था when the earth shook. Have you learned that one? सो उसमें अर्थक्वेक के वजह से क्या क्या होता है, हाउ द अर्थक्वेक टुक प्लस, वो सब कुछ पढ़ाया गया था. सो वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमेनन. तो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक से जो भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जो भी हमारा लॉस हो सकता है टू अवर ह्यूमन लाइफ, सो उसको हम कैसे कम करें, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. इज इट ओके? Yes, so do you have any idea about lightning and earthquake? Have you ever experienced? क्या आप में से किसी ने कुछ एक्सपीरियंस लिया है इसके रिलेटेड, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने, आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, आप इनमें से किसी ने आपको बताया है कि यस दिस हैड हैपेंड विद अस? हैव यू एवर, क्या आपने किसी से सुना है या फिर एक्सपीरियंस किया है अर्थक्वेक या फिर लाइटनिंग से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स? चलो, डू रिप्लाई द चैट बॉक्स और यू कैन पुट ऑन योर माइक एज ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर. Okay, you have seen lightning. Okay. I think all the students are Maharashtrian only. Yes. सगळ्यांना मराठी कळतं इथे? Yes. Shlok, I got. What about the other 2 students? Yes. Okay, thank you. So let's start. First is lightning. You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark, but a huge scale. सी, आपने कभी कभी जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वहां पे जब बारिश होती है या फिर बहुत ज्यादा जोर से हवाएं चलने लगती है, तब वायर लूज होने की वजह से लाइटनिंग होता हुआ देखा होगा आपने, स्पार्क होता है. हमारे घर में भी अगर कोई सॉकेट लूज है तो उसमें प्लग करते वक्त या फिर बटन दबाने के बाद स्पार्क होता है. सो लाइटनिंग भी एक तरह का स्पार्क ही है, बट इट इज ऑन अ मेजर, लाइक मेजर लेवल पे होता है वो. लाइटनिंग इज लाइक अ स्पार्क ओनली, बट मेजर एक्सटेंट, ह्यूज स्केल पे होता है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क. तो पुराने जमाने में लोगों को ये जो स्पार्क लाइटनिंग क्यों होता है वो समझ में नहीं आता था. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द ब्रेथ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम. तो उन्हें लगता, वो डरते थे, उन्हें लगता था कि भगवान हमसे नाराज है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud. We need not be afraid of lightning. तो अभी हमें पता चल गया है कि yes, it is a not God curse.
भगवान इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं. It is because of the electric charge accumulate in that cloud and it result into lightning. Yes. So हम लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं. In that way only. हाँ, अगर lightning हो रही है, अगर it is affecting us तो हमें डरना है. But we need to follow some precautions जिससे हमें जो भी लॉस होगा वो कम होगा. But we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark. तो ये जो deadly spark है lightning, और spark तो छोटे मोटे होते रहते हैं, but lightning is a huge spark. It is at a huge level. तो इससे बचने के लिए we have to take some precaution. The spark that the Greeks knew about. See, the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. तो एक तरह का रेजिन था अंबर नाम का. जब वो फर के अगेंस्ट रब किया, उसको फर पे रब किया, और तो उन दोनों में क्या हुआ, उन दोनों में चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज. Okay, some positive या फिर negative charge has been deposited on that amber. So what happened next is it attracted light objects such as hair. जो भी बालों जैसे लाइट ऑब्जेक्ट होते थे उनको उस अंबर ने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया जब उसको फर के अगेंस्ट रब किया. You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. Yes, ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो वुलन क्लोथ्स है, नाउ यू कैन एक्सपीरियंस दिस. जब अभी विंटर चल रहा है तो आप ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो कि इस वुलन क्लोथ्स के अगेंस्ट या फिर पॉलिस्टर क्लोथ्स के अगेंस्ट हमारे जो हाथ के जो बाल होते हैं वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? यस, गुड. दैट इज ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Yes, you even see a spark and hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. However, it took 2000 years for this realization to occur. So I wonder why they took so many years to realize the similarity. बोझो इज लाइक कंफ्यूज्ड कि इतने साल एक चीज के रियलाइजेशन के लिए लगते हैं. बट एज वी नो द पीपल like they have their different imaginations, right? In every country सारे जो भी फिनोमिनन होते हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई कहानी वहां के लोगों की होती है. तो एक ऐसी चीज जिसपे पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्री में से सारे लोग अपील करे एंड उसको कंफर्म करे, वो होने के लिए इतने साल तो लगने ही, राइट? Scientific discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. So this is kind of scientific discovery ना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता ही है. साइंटिस्ट उस पे अपना लाइक देयर होल लाइफ दे स्पेंड ऑन दैट कंटेंट एंड उसके बाद लोगों को समझाना भी है उसके बारे में, देन उनको अप्रूवल मिलेगा. सो इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम. We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. So electric charges are related to the lightning in the sky. Yes, any doubt, anyone? Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. But recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. Yes, we have done this experiment in a very early level. Yes, have you? क्या आपने किया है? अगर आप कोम को या फिर प्लास्टिक स्केल को ड्राई हेयर्स के अगेंस्ट रब करते हो तो जो भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एंड दिस इज ऑल ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी.
Now, charging by rubbing. Take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene. Bring it close to or small pieces of paper. Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seed. Record your observations. So what you have to do is आपको एक खत्म हुई हुई एक रिफिल लेनी है बॉल पेन की और उसको रब करना है अगेंस्ट ऑन द पीस ऑफ पॉलीथीन। तो आप पॉलीथीन का बैग ले सकते हो और उस पर रब करना है। देन जो पार्ट आपका रब किया है आपने उसको टच नहीं करना है या फिर उसको कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं लाना है। एंड आपको छोटे छोटे पेपर के पीसेस कर देने हैं एंड यू हैव टू चेक कि वो पीसेस रिफिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं। ये एक्टिविटी आप ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। So when a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. जब कोई भी प्लास्टिक रिफिल को हम पॉलीथीन के अगेंस्ट रब करेंगे तो उस पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली प्लास्टिक कोम को ड्राई हेयर पे रब करेंगे उसमें भी एक स्मॉल चार्ज आता है एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन्हें चार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाता है एंड दीज वो जो चार्ज है वो उनपे किसकी वजह से गया है? बिकॉज ऑफ रबिंग। ओके, गॉट इट? गॉट टिल हियर? ओके, सो हियर इज अ टेबल फॉर यू जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं रिफिल, बलून, इरेजर एंड स्टील स्पून। ये इजीली आपके घर पे अवेलेबल हो सकते हैं। आपको इन्हें पॉलीथिलीन, वुलन क्लॉथ, ड्राई हेयर इन ऑब्जेक्ट्स पे रब करना है और देखना है कि ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। अगर दे आर अट्रैक्टिंग सो दे आर चार्ज्ड और नॉट। अगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे ऑब्जेक्ट्स की तरफ पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं सो दे आर चार्ज्ड, अदरवाइज दे आर नॉट। ओके, you can do all these activities at your home. Now types of charges and their interactions. We will select some object from table 15.1 for next activity. So here is one activity for you again. Inflate two balloons. Hang them in such a way that they do not touch each other. आपको दो balloons को फुलाने हैं and आपको उन्हें इस तरह हैंग करना है कि वो दोनों एक दूसरे को टच ना करे। रब बोथ द बलून्स विथ वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। दोनों बलून्स को वुलन क्लॉथ से रब करना है, घिसना है एंड छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? We are rubbing both the balloons with same object. Yes, so they will reflect each other. Do they will attract? अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा? व्हाट विल हैपन? रिपल्जन। Now let us repeat this activity with used pen refills. Rub one refill with polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. आपको क्या करना है? रिफिल्स लेने हैं, एक रिफिल को पॉलीथीन पे रब करना है एंड ग्लास टम्बलर में रख देना है लाइक टम्बलर एक स्टैंड की तरह हो, इस तरह से जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ rub the other refill also with polythene. Bring it close to the charged refill. Be careful not to touch the charged end with your hand. दूसरे दूसरी रिफिल को भी आपको पॉलीथीन पे रब करना है एंड वो जो चार्ज वाली रिफिल थी उसकी तरफ लेके जाना है। बट वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भी चार्ज पार्ट है हमारे रिफिल का हम उसको टच नहीं करेंगे। Now, is there any effect on the refill in the tumbler? Do the two attract each other or repel each other?
What do you think? What will happen here? Repulsion or attraction? Yes. What will happen here? Again, two same objects are there and हम उनको दो same ही object पे घिस रहे हैं. So it will acquire the same charge and always do remember कि opposite attracts and जो भी same होते हैं वो repel होते हैं. So it will repel. यहाँ पे repulsion होगा. In this activity, we have brought close together the charge objects that were made of the same material. What happens if two charge objects made of different material are brought together? अगर आप different material को साथ लाओगे तो क्या होगा? अगर आपने refill and tumbler sorry refill की तरफ जो भी हमारा बलून था चार्ज बलून हाँ वो लेके गए तो what will happen here? Attraction. Very good. They both will attract each other. So we can infer that unlike charges attract each other and the like charges repel each other. Yes, you have already learned this in the previous standards, right? Okay. Let us summarize the observation. A charge balloon repel a charge balloon. Charge refill repel a charge refill. But a charge balloon attracted a charge refill. Does it indicate that the charge on the balloon is of different kind from the charge on the refill? Can we say then that there are two kinds of charges? Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? What do you think? Is it true? Yes. Charges of the different kinds attract each other and the same charges repel each other. Okay. So what are that two charges? What are those two charges which we are studying over here? Yes. Which two charges are always there, positive and negative? Very good. It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो भी चार्ज आएगा उसे पॉजिटिव चार्ज कहना है. द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव और दूसरा जो चार्ज होगा दैट विल बी निगेटिव. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is an attraction between two. ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जब एक चार्ज ग्लास रॉड जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो प्लास्टिक स्ट्रॉ जो भी पॉलीथीन पे रब की गई है उसकी तरफ ले जाई गई तो उनमें अट्रैक्शन हुआ. सो व्हाट डू यू थिंक प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कौन सा चार्ज होगा? अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और आप उसको प्लास्टिक स्ट्रॉ की तरफ लेके जा रहे हो यस और वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्लास्टिक स्ट्रॉ विल बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज. गुड. The electrical charges generated by rubbing are static. They do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. रबिंग के बाद जो भी चार्जेस उस ऑब्जेक्ट पे आते हैं उनको स्टैटिक चार्जेस कहा जाता है. सो दे कैन नॉट मूव. वो खुद से नहीं मूव होते. जब वो मूव होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. So the current is in a circuit which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but motion of charges. तो सर्किट में बल्ब ग्लो होना प्लग ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो होना या फिर वायर का हॉट होना these all are flow of charges. Okay, got till here? Yes everyone, do you got till here? Okay. नाउ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. हमने चार्ज तो जनरेट कर दिया अब हम उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? लेट्स सी. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल. आपको जैम का बॉटल लेना है ऑब्वियसली खाली लेना है राइट.
अगर वी हैव टू डू अ एक्सपेरिमेंट तो हमें खाली बॉटल ही लेना होगा। और एक कार्डबोर्ड लेना है जिसका जो साइज में आपकी बॉटल के माउथ से थोड़ा बड़ा हो। Pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted. उसमें होल कर देना है ताकि आपकी जो पेपर क्लिप है वो अच्छी तरह से उसमें जा सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन। यस, इस तरह से पेपर क्लिप को ओपन करना है। Then cut two strips of aluminium foil about 4 centimeter into 1 centimeter each. आपको एल्यूमिनियम फॉइल के सॉरी 2 स्ट्रिप्स चाहिए जिनका मेजरमेंट है 4 by 1 सेंटीमीटर और वो हमें कट कर लेने हैं लाइक दिस एंड उनको वहां पे चिपका देना है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लीड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। जो पेपर क्लिप है उसको कार्डबोर्ड लीड में इस तरह बैठा देना है सो दैट वो क्या हो जाए, उसको परपेंडिकुलर हो जाए। चार्ज रिफिल एंड टच इट विथ एंड ऑफ पेपर क्लिप। आप रिफिल को पॉलिथीन पे वगैरह घिस के उसको चार्ज कर सकते हो। अभी पेपर क्लिप के एंड को उस रिफिल से टच कर देना है लाइक दिस। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन फॉइल स्ट्रिप? डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर? What do you think? What will happen? Yes. What will happen? But only one charge is there ना? यहाँ पे एक चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है से रिफिल ने जो चार्ज पास किया है दैट विल बी वन ओनली, तो आई थिंक सिमिलर होगा तो दे विल रिपेल। यस, एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर दे आर रिपेलिंग। आप दूसरे लाइक रॉड ग्लास रॉड लेके भी चेक कर सकते हो। सो इन एवरी केस व्हाट विल हैपन, द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू पेपर क्लिप, and remember that metals are good conductor of electricity. The strips carrying similar charges repel each other and they become wide open. जब रिफिल से एल्यूमिनियम फाइल तक जो भी चार्ज जाएगा वो सेम होगा, इसलिए वो दैट विल रिपेल। Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as electroscope. तो इस तरह का डिवाइस हम हमारा ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं ये देखने के लिए यूज कर सकते हैं और इसको इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। अंडरस्टूड? हैव यू एवर लर्न अबाउट गोल्डन लीफ? एक कंटेनर में इस तरह के गोल्डन लीफ होते हैं एंड अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हो उसके पास तो वो लीफ खुल जाते हैं जैसे कि हमने फॉइल के साथ किया। ओके। Thus, we find that electrical charge can be transferred from charge object to another through a metal conductor. हमने सीखा अभी अभी क्या सीखा कि रिफिल एक चार्ज ऑब्जेक्ट था, उसका जो चार्ज था वो हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट तक मतलब एल्यूमिनियम फॉइल तक लेके गए, बट उसके लिए हमें एक मेटल कंडक्टर की जरूरत पड़ी। सो with the use of any conductor you can charge you can pass a charge on a uncharged object. ओके, किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट तक आप चार्ज ऑब्जेक्ट से आने वाला जो भी चार्ज है वो ट्रांसफर कर सकते हो, बस आपको आपको एक मेटल कंडक्टर की जरूरत है। Now, touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strip. They come back to their original state. क्यों हुआ ऐसा बोलिए? इसके थोड़ी देर बाद हमने जो रिफिल थी उसको हमारे हाथों से टच कर दिया तो हमने देखा कि जो भी फॉइल थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई फिर से। व्हाई डिड दैट हैपन? व्हाट डू यू थिंक? क्यों हुआ वैसा? हर बार हमें यस चार्ज ट्रांसफर हो गया।
हर बार हमें क्यों बोला गया कि हमें टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, क्योंकि वो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, उस पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो रिफिल में से चार्ज चला गया। यस। Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Why does this happen? The reason is that the foil strip lose charge to the earth through your body. हमारी बॉडी में से वो चार्ज अर्थ ने एब्जॉर्ब कर दिया. We said that the foil strips are discharged. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. अब आपने कभी सुना है घर में अर्थिंग किया जाता है? बड़े कभी बड़ों से सुना है कि क्या यहाँ पे अर्थिंग किया गया है? हैव यू एवर हर्ड? यहाँ पे अर्थिंग किया है क्या, ऐसे पूछा जाता है. सो व्हाई डज दिस हैपन? ये लाइटनिंग की वजह से ही, इसकी लाइटनिंग का एक प्रिकॉशनरी मेथड है वो. ओके, सो क्या होता है यहाँ पे, फॉइल स्ट्रिप डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब चार्ज कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में आ जाता है, और हमारी बॉडी में से वो ग्राउंड की तरफ चला जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ is called earthing. Earthing is provided in building to protect us from electrical shock due to any leakage of electrical current. See, बिल्डिंग में अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है सो दैट हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स ना लगे. सो नाउ द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. It is now possible to explain lightning in terms of charges produced by rubbing. You learn in class 7 that during the development of a thunderstorm, the air current moved upward while the water droplet moved downward. Right? जब thunderstorm होता है तब क्या होता है, जो air current है वो ऊपर चला जाता है and water droplets नीचे आते हैं. This vigorous movement caused separation of charges. और इसी movement की वजह से charges separate हो जाते हैं. By a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edges of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edges. So इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्लाउड की अपर एज पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं एंड निगेटिव लोअर एजेस पे आ जाता है. यहाँ पे दिखाया गया है. There is accumulation of positive charges near the ground also. ग्राउंड की तरफ भी पॉजिटिव चार्जेस accumulate हो जाते हैं. When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. और ये जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड जब बढ़ जाता है, तब जो एयर नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, air do not conduct electricity, it is a poor conductor of electricity, but now वो ये इन चार्जेस को रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें जो चार्जेस की कैपेसिटी है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. तो ये निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हवा में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट एंड बहुत बड़ी आवाज सुनाई देती है. वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग. यहाँ पे हमें इन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस की वजह से ऐसे लाइटनिंग के जो भी स्ट्रिक्स है वो आसमान में दिखाई देते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ. सी, टू और मोर क्लाउड क्यों बोला गया है, क्योंकि क्लाउड के जो अपर एजेस है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है और लोअर में निगेटिव होता है, एंड ग्राउंड पे भी पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव निगेटिव वाले जो दो क्लाउड है उनमें भी ये लाइटनिंग हो सकता है, या फिर पॉजिटिव अर्थ में आने वाला पॉजिटिव चार्ज एंड क्लाउड में जो ऊपर वाला निगेटिव है, इन दोनों में जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से भी अर्थ एंड क्लाउड के बीच में वी कैन सी दैट स्ट्रिक. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की वजह से हमें वहां पे बिजली दिखाई देती है.
वीज पडली म्हणतो आपण. टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक एन अवर एंसेस्टर्स डिड. तो जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो डरते थे इन लाइटनिंग की वजह से, वैसे हमें आज डरने की जरूरत नहीं. वाई नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिनन. हमें बेसिक फिनोमिनन क्लियर हो गया है कि लाइटनिंग क्यों होता है. साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग. However, lightning strike could destroy life and property, but we should be aware of this thing कि इसकी वजह से जीवित और वित्त हानि होती है. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. तो इससे बचना बहुत जरूरी है. ओके, सो लाइटनिंग क्यों होती है, किस तरह होती है, हमने साइंटिफिकली सीखा. क्या आपको समझा? यस. ओके, सो लाइटनिंग सेफ्टी क्या करना है, किस तरह खुद को सेफ रखेंगे आप. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेसेस सेफ. एज वी नो कि इस वक्त जब लाइटनिंग होती है तो एयर भी, हमारी एयर जो पुअर कंडक्टर होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, तो कोई भी ओपन प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है. हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. जब आपको आवाजें सुनाई दे तभी आपको समझ जाना है कि चलो अब भागो यहाँ से, सेफर प्लेस पे जाना है. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी ये लास्ट थंडर है, इसके बाद कोई आवाज नहीं आने वाली, तो थोड़ी देर रुकिए एंड देन बाहर निकलिए. नाउ फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. व्हाट कुड बी द सेफ प्लेस? A house or a building is safe place. If you are traveling by car or bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. Okay? घर या फिर बिल्डिंग इज सेफ. लेकिन अगर आप बस या कार से ट्रैवल कर रहे हो तो उसके विंडोज एंड डोर्स बंद कर देना एंड उसमें रहना इज द सेफेस्ट थिंग फॉर यू. डूज एंड डोंट्स वाई ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है. फर्स्ट इज आउटसाइड, जब आप बाहर हो घर के. Open vehicles like your motorbikes, tractor, construction machinery, car are not safe at all. Open fields, tall trees, बड़े बड़े पेड़, shelter in park, park में रहने वाले जो shelter है, elevated places do not protect us from lightning stroke. Okay, जैसे कि sorry, अर्थक्वेक होने पर हम ओपन फील्ड्स में भाग जाते हैं, ये हम प्रेफर करते हैं, बट लाइटनिंग में ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल द गुड आइडिया ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. जब बिजली गिरती है तब अम्ब्रेला पकड़ के रहना ये अपने हमारे लिए सेफ नहीं है. इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्रीज. अगर आप जंगल में हो एंड ये चीजें आपके साथ हो रही है तो बड़े बड़े पेड़ों के अलावा छोटे पेड़ों के नीचे जाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि बड़ा पेड़ अगर सिर पे गिरेगा तो ज्यादा डैमेज होगा. राइट, इट विल कॉज अ मोर डैमेज टू यू. इसलिए छोटे पेड़ों के नीचे रहना ट्राई करना है आपको. If no shelter is available and you are in an open field, stay far away from all trees. अगर कोई भी shelter available नहीं है आपको एंड आप ओपन फील्ड में हो तो आपको क्या करना है, सारे पेड़ों से बचना है. किसी भी पेड़ के आगे पीछे रहने का सोचिए मत. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर्स मेटल ऑब्जेक्ट. जो भी लाइटनिंग पोल होते हैं या फिर मेटल ऑब्जेक्ट है कोई भी, उससे दूर रहिए. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. जमीन पे नहीं सोना है. इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड. इस तरह स्क्वाट मार के इस तरह बैठना है. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड. दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक. तो ये जो पोजीशन आपकी होगी इसके ये लाइटनिंग के लिए एक स्मॉलेस्ट टारगेट होगा, तो इसकी वजह से आप पे
जो भी बिजली गिरने की संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो सकती है. ओके, दिस पोजीशन कैन हेल्प यू इन द थंडरस्टॉर्म. नाउ इनसाइड द हाउस, अभी घर के अगर अंदर हो तो क्या करोगे? Lightning can strike telephone cord, electrical wire and metal pipe. Do you remember lightning is an electrical discharge? Yes, अभी हमने सीखा कि lightning एक electrical discharge है. तो वो टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर, मेटल पाइप किस पे भी बिजली गिर सकती है. सो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड. आपको ये सारी चीजें नहीं छूनी है. इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन. उसके अलावा मोबाइल फोन एंड कॉर्डलेस फोन. नाउ डेज लैंडलाइंस तो हम यूज ही नहीं करते, सो वी शुड यूज अवर रेगुलर ओनली. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. See, अगर आपके यहाँ पे थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो आप उनको कॉल मत कीजिए जो लैंडलाइन पे कॉल उठाएंगे, लाइक ऑफिसेस एंड ऑल. यस, जिनके वायर्स है फोन में उनको कॉल मत कीजिए. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. Running water is also carrier of electric charge. We are not going to bath while thunderstorm is going on. Electrical appliances like computer, TV, सबको unplug कर देना है. बंद तो रखना ही है, but unplug कर देना है. Directly plug से निकाल देने हैं wires. Electrical lights can remain on. आप lights on रख सकते हो. They do not cause any harm. Okay, understood? Got till here? Whatever we have learned about lightning, just one topic, then I will leave you. Okay. एक जस्ट हमें लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, देन अर्थक्वेक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके. Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. Lightning conductor एक डिवाइस होता है जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में से बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बिजली गिरने से बचाने के लिए होता है. अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, एक मेटालिक रॉड होती है जो बिल्डिंग से ऊपर टॉल होती है. सी, ग्राउंड में कॉपर प्लेट बिठाया जाता है एंड ये है लाइटनिंग कंडक्टर जो बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पे बिठाते हैं. It is installed in the wall of building during its construction. कंस्ट्रक्शन के वक्त ही बिठा देते हैं ये. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक एंड होता है कंडक्टर का, वो ऊपर होता है बिल्डिंग के, सो दैट इट कैन रिमेन इन एयर. एंड जो नेक्स्ट दूसरा एंड होता है, इट इज ग्राउंड में उसको बरी किया हुआ रहता है. नाउ the rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. तो ये क्या है इलेक्ट्रिक कंडक्टर? मतलब इसकी वजह से जो भी बिल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी चार्ज है वो फ्लो ना हो, इसको रोकने के लिए ये ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो बिजली को एब्जॉर्ब कर देता है एंड हमारी बॉडी की तरह, जैसे रिफिल को टच करने के बाद चार्ज अर्थ में चला गया, वैसे ही ये लाइटनिंग कंडक्टर बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारा चार्ज इस कॉपर प्लेट में अंदर अर्थ में डाल देता है. मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. तो इलेक्ट्रिकल वायर, वाटर पाइप्स जो भी बिल्डिंग में होते हैं ये लाइटनिंग में हमारी हेल्प करते हैं, बट थंडरस्टॉर्म में हमें उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है. ओके, दो दे आर हेल्पफुल, हर बार हमें हेल्पफुल होते हैं, बट थंडरस्टॉर्म में वी आर नॉट गोइंग टू टच देम. यस, अंडरस्टूड? एवरीथिंग अबाउट लाइटनिंग इज बीइंग अंडरस्टूड? एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? Okay, so you can write and learn the question and answer which are related to the lightning only from the exercise, and हम earthquake next lecture में सीखेंगे. Okay.
Till then, bye bye everyone. You can leave the class now.